Hi everyone. Today I am going to discuss about the most expected questions in the 2026 board examination in the Gujarat board. अगर हम बात करें आज तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स फॉर द क्लास 12th बायोलॉजी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस थे पिछले 5 सालों के जितना मैंने पेपर्स को स्टडी किया और उसके हिसाब से मैं बात करूं तो एक ही चीज़ आती है हमारे यहाँ पर कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बट क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता। जनरली क्या किया जाता है कि मान सकते हैं कि हम जो भी टॉपिक होगा उसके टुकड़े कर दिए जाता है, लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एक्सेट्रा। सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड बनता है वो आता है कि मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बड़ा कि एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डिटेल। तो फिर आपको क्या लिखना है, उस चीज़ को समझिए। पहले डिफाइन, आफ्टर दैट आपको उसके अंदर ऐड करना है कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद उसके लिए पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है जिस पे वो वर्क करता है, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, और हाउ दे वर्क, और 1 और 2 एग्जाम्पल इज इनफ। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो वापस से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा 2 मार्क्स में बनेगा। नॉमेनक्लेचर 2 मार्क्स में बनेगा। अगर एक्सप्लेन करता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में करो तो जो मैंने कहा उतने पॉइंट, डिफाइन, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, उसके टाइप्स कौन से, उतना लिख के बात खत्म करनी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर क्लास 12th में, उसके अंदर मेन जो निकलता है एक बड़ा टॉपिक है, दैट इज़ एक्सप्लेन द PBR322, दैट इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर। अब अगर हम बात करें इस क्लोनिंग वेक्टर की तो जनरल केस जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो 3 मार्क्स में आए तो क्लोनिंग वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है कोई भी 2 प्रॉपर्टी दे देगा, क्योंकि हम सबको पता है कि PBR322 के अंदर हम सबको 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ पूरी डिटेल में दिखी है, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग साइट्स, एंड क्लोनिंग साइट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है इंसर्शन इन एक्टिवेशन अलग से। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो एक आता है कि सेलेक्टेबल मार्कर। अब इन सभी क्वेश्चंस के बारे में क्या बात की जाए, और अगर मैं कहता हूँ कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए PBR322 तो आप क्या लिखोगे। तो पहली चीज़ है 3 मार्क्स में आता है तो जनरली वो पेपर वाला स्पेसिफाई करेगा आपको कि एनी 2 प्रॉपर्टी लिखो, ये 2 प्रॉपर्टी लिखो, एनी सेलेक्टेबल मार्कर एंड हम कह सकते हैं कि क्लोनिंग साइट लिखो या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा आएगा जनरली। अदरवाइज तीनों के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उस पर आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट लिखो 2 मार्क्स। क्लोनिंग साइट्स जो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई क्लोनिंग साइट्स जो है तो उस पर शॉर्ट नोट लिख दो, 2 मार्क्स में बन जाता है। गुजरात बोर्ड की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो वापस 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि सेलेक्टेबल मार्कर पे शॉर्ट नोट लिखो। उसी तरीके से इसी PBR322 वाले टॉपिक में से एक और क्वेश्चन निकलता है, इंसर्शन इन एक्टिवेशन को समझाइए। तो अगर मैं आपको इस तरीके से कहूँ तो मैं आपको ये चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एनी 2 कोई प्रॉपर्टी लिखने का जनरली कहेगा। अदरवाइज आपको 2 मार्क्स में सेलेक्टेबल मार्कर, 2 मार्क्स में क्लोनिंग साइट, 2 मार्क्स में इंसर्शन इन एक्टिवेशन आपको क्वेश्चन मिलते हैं और मिलते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दैट इज़ योर फेवरेट वुड बी, इट वुड बी और इट वुड नॉट, बट अगर हम कहें तो सबसे सिंपलेस्ट भी है, बस समझने की केस होता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है, उसके स्टेप्स लिखिए आप। सबसे सिंपलेस्ट है, आप कोई फॉरेन DNA ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से,
सेम रेस्ट्रिक्शन से आप वेक्टर को भी डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ेंगे। ये जो जनरल है, बस ये स्टेप्स और उसका डायग्राम बनाना है जो जनरली 3 मार्क्स में आता है। ये आप याद रखेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चंस, ये जो है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक केस है, उस चीज़ को आप समझिएगा। व्हाट इज़ द स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी? जनरल स्टेप्स आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिए गए जनरल स्टेप्स के क्या है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए या फॉरेंजिन डीएनए को आइडेंटिफाइड करो और ले लो उसमें से किसी भी सोर्स की सेल जो होती है, कोई भी, चाहे फंगस है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, उनकी सेल में से आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हो। सेकंड थिंग इज उसमें से ऐसा डीएनए जिसमें आपका इंटरेस्टेड जीन हो और आप उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करके बाहर निकालोगे। उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप उसको वेक्टर के साथ ऐड करोगे और फिर वेक्टर को किसी कॉम्पिटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। ये जो है ये हो जाते हैं हमारे उसके जनरली। अगर मैं कहूँ कि मैंने जो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए। इसमें ये आप एक एक सिंगल लाइन लिखोगे, 4 लाइन में पूरा हो जाएगा। फर्स्ट कि आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिज़ायर जीन या डिज़ायर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फिर ऐड इट विद द वेक्टर, फिर उसको ट्रांसफ़र करना है आपको किसमें, होस्ट में, और मेंटेन करना है होस्ट में। फिर उसके साथ मैंने क्वेश्चन को किया है कि जिससे ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है जब ऐसा 2 इकट्ठे कर दिए जाए। ऐसा भी हो सकता है पेपर के अंदर ये अकेला 2 मार्क्स में पूछ ले स्टेप्स और ये वापस से अलग से पूछ ले। अब नेक्स्ट इसके साथ मैंने जो कंबाइन किया है वो क्वेश्चन है क्या, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई चाहे आप अगर प्लांट सेल पे वर्क करो तो प्लांट की सेल है, अगर आप किसी फंगस की सेल पे वर्क करते हो तो फंगस की सेल है, अगर आप किसी एक्स मान लेते हैं कि एनिमल की सेल पे वर्क करते हैं तो वो है। तो आप उसके, हमें पता है कि सबका जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए है और वो है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको आप बाहर कैसे निकालोगे, मे बी इट वुड बी बैक्टीरिया। तो आइसोलेट करना, निकालोगे कैसे, उसको सेपरेट करोगे कैसे, तो प्योरीफाई करके कैसे अलग करोगे दूसरे किसी बायोमोलिक्यूल से। तो वो जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम सबको पता है, जो आप सभी पढ़ भी चुके हो, दैट इज़ योर फेवरेट क्वेश्चन वुड बी, है ना, लाइक दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम सबको पता है कि जब हम किसी भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, छोटे और बड़े। इन सभी मिक्सचर में जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है दैट इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर फ्रेगमेंट्स। याद रखिएगा, ऊपर मैंने कहा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 8 पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है उस चीज़ को समझिएगा बच्चों, कि उसके अंदर लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब आप किसी सेल में से टोटल डीएनए को निकालो, उसको बोला जाएगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप देखोगे तो 9 के अंदर है सेपरेशन एंड आइसोलेशन, व्हाट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। टुकड़े, डीएनए के टुकड़े कब होते हैं, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, और उसके बाद टुकड़ों को अलग कौन करेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब फ्रैगमेंट्स आता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट या सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, तो आपका क्वेश्चन बनता है 9 और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो फिर क्वेश्चन 8 के अकॉर्डिंग आप जेनेटिक मटेरियल का लिखोगे। इस चीज़ को क्लियर करिएगा, सिंपल भाषा है, वापस से क्लियर कर रहा हूँ। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का है या आइसोलेशन ऑफ डीएनए का है तो टॉपिक अलग है, 3 मार्क्स। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स वर्ड यूज किया जाता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड हेयर, सो हम उसी की बात नहीं करेंगे। वापस से 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है गुजरात बोर्ड में पीसीआर का। हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़, ये जितने भी डिस्कशन करते आ रहे हैं वो सारे एमसीक्यू तो बना ही रहे।
अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बात आती है वापस से 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन कि राइट डाउन द स्पेसिफिक मेथड्स टू मेक द कॉम्पिटेंट होस्ट। देखिए, हमारा सबका पर्पज़ है कि हम कोई भी डीएनए लेते हैं तो उस डीएनए को वेक्टर के साथ जॉइंट करवाते हैं। ओके, हमने करा दिया, बट वेक्टर के साथ जॉइंट कराते हो तो हमें किसी न किसी सेल में तो डालना है, दैट इज अ होस्ट। अब आप एनिमल में डालो तो एनिमल, प्लांट में डालो तो प्लांट, या फंगस हो तो फंगस, लेकिन आप जिस भी सेल में डालोगे उस सेल की कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि जो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर सके। सो ऐसी कोई सेल जो किसी फॉरेन डीएनए को टेकअप कर सके उनको क्या बोला जाता है, कॉम्पिटेंट होस्ट। और इसके आपकी बुक में 2 से 3 मेथड दिए हुए, एक केमिकल मेथड कैल्शियम का ट्रीटमेंट और आइस के ट्रीटमेंट वाला दिया हुआ है, वो बैक्टीरियल सेल के लिए जनरली होता है। फिर माइक्रो इंजेक्शन दिया गया है, दैट इज एनिमल फॉर द एनिमल। उसी तरीके से थर्ड जो मेथड है दैट इज जीन गन मेथड, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है, दैट इज फॉर द मोस्टली प्लांट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो होता है डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जब भी आप एक बार कोई वेक्टर बना देते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हो वेक्टर के साथ जॉइंट करके, तो आप उसको होस्ट में डालते हो। जब आप किसी होस्ट सेल में डालते हो तो होस्ट को आपको क्या करवाना पड़ता है, ग्रो। किस में, न्यूट्रिएंट मीडियम में। जब होस्ट की सेल जो है वो ग्रो होती है, ऐसे ऐसे उनके अंदर उस जीन के प्रोडक्ट भी बनते हैं। और इसके लिए जनरली हम जो इस कंटेनर का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, बायो रिएक्टर्स। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके लिए। फिर आता है यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है डिफरेंट, कि भाई प्लांट के लिए कौन कौन से वेक्टर है और एनिमल के लिए कौन कौन से वेक्टर है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता है तो एक चीज़ है कि एमसीक्यू बनते हैं कि भाई प्लांट के अंदर अगर आपको किसी को फॉरेन जीन को डालना है उसके लिए आप टीआई प्लाज्मिड यूज़ करते हो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, और वो जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से लिया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से एनिमल के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। बस ये जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो बात आती है यहाँ पर सबसे पहले वॉट एवर हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से, कि यहाँ पर मैंने दे दिया एक छोटा सा क्वेश्चन कि जिससे आप देखो ये क्वेश्चन करने से बच्चों को फ़ायदा क्या है। बच्चों को 2 तरीके के फ़ायदे हैं। फर्स्ट थिंग, 2 मार्क्स क्वेश्चन आए तो हो जाएगा। सेकंड थिंग, एमसीक्यूज होंगे तो भी आपके गलत नहीं होंगे, पढ़ा हुआ होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की है ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी दी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोटेक की डिफ़ाइन आप पढ़ोगे, डिफ़ाइन के बाद उसके प्रिंसिपल्स 2 दिए गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो अगर ये जो, तो ये अकेला प्रिंसिपल्स 2 मार्क्स में आ सकता है। बायोटेक की डिफ़ाइन जो है वो एमसीक्यूज़ में आ सकती है, तो आप ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो वापस आता है, मैंने जो पहले ही कह दिया कि भाई अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेगा, डिस्कवरी 2 मार्क्स, नोमेनक्लेचर 2 मार्क्स। फिर पूरा दे दे कि पूरा डिटेल में करो तो 3 मार्क्स में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर की सबसे एंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो एंड में 2 टॉपिक है। फर्स्ट इज़, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही जो बोला उस चीज़ को अगर आप देखो तो अच्छे से, तो आपको याद होगा अभी मैंने बायो रिएक्टर का नाम लिया था। और अगर हम बायो रिएक्टर के नाम ले तो आप सबको पता होना चाहिए कि बायो रिएक्टर क्या है। जब भी हमें फॉरेन जीन का प्रोडक्ट लेना है तो किसी होस्ट सेल में आपने आपका वेक्टर डाल दिया। वेक्टर भी कैसा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला। अब इन होस्ट को मेरे को ग्रो करवाना, ग्रो करवाने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करवाता है, दैट वेसल इज नोन एज द फर्मेंटर, या हम कह सकते हैं बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर के क्वेश्चन गुजरात बोर्ड की स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। 2 मार्क्स में ही आता है या एमसीक्यू में आता है। सम टाइम बायो रिएक्टर जो आपकी बुक में 2 दिए गए, स्पार्स टैंक एंड स्टीर टैंक, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इन दोनों में से दोनों के डायग्राम हर साल किसी न किसी एक का पूछ दिया जाता है। तो आपको डायग्राम करके जाना है, भूलना नहीं है। उसकी पूरा नाम लेबल्ड है वो अच्छी तरीके से करके जाना है।
फिर बायो रिएक्टर के बारे में अकेला अगर दे देता है, डायग्राम नहीं देता है कि बायो रिएक्टर के बारे में लिखो, तो वो 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है आपका। और वेरी इंपॉर्टेंट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर PBR 322 वेक्टर का बेल लेवल डायग्राम। क्योंकि अगर आप PBR 322 का बेल लेवल डायग्राम देखते हो तो वहाँ से आपको कई MCQs बन जाते हैं। जैसे कि अगर सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन का जीन है तो वहाँ पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्नाइज साइट है, क्लोनिंग साइट है, लाइक SAL1 एंड BAM-H1। यहाँ पर अगर आप PST1 एंड PVU1 है, यहाँ PST2 है, और यहाँ पर EcoR1 है, HINT3 है। अगर ये सारी चीज़ें देखोगे तो ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन जाता है, MCQs बन जाते हैं, नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छे से करना है तो आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर सकते हो, जो मैंने दिए गए हैं, अभी मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर पॉज करके अच्छे से लिख भी सकते हो। स्पेशली गुजरात बोर्ड वालों को NCERT बुक के अंदर से इतने टॉपिक अगर वो अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ चैप्टर भी कवर हो जाता है। और मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है वो भी अबाउट बताया है। और मैं आशा करूँगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा। जनरली मैंने ये वीडियो जो बनाया है फर्स्ट टाइम बनाया है, ज़्यादा कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए, जनरली मोबाइल में बनाया है, तो इसकी क्वालिटी में भी अप एंड डाउन हो सकती है। बट माई कंसर्न इज़ दैट कि बच्चों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। जो भी बच्चे इस तरीके से है कि भाई क्या होगा एग्ज़ाम में, ये होगा, तो देखो सबसे पहले बायोटेक वाले चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, तो आप बायोटेक करो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करो। और मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। थैंक यू। आशा करता हूँ आप शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे।